हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था जो 2016 में हुआ था। आज हम लोग 2021 में हुए एबीएसटी के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर था उसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स दोनों ही की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पीस मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ड्यूरिंग द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द बैलेंस शीट शोज। कैपिटल अकाउंट एक्स का है 2000, कैपिटल अकाउंट वाई का है 3000, क्रेडिटर्स 5000 एंड मिस्टर एक्स का लोन है 5000। इफ द अवेलेबल कैश इज 8000, हु शुड बी पेड। तो ये आपके कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये बोला जा रहा है कि आपको पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना है। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो पेमेंट का ऑर्डर होता है वो एक फिक्स होता है कि पहले हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करते हैं, फिर प्रोविजंस, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड देन आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और फिर पार्टनर्स का लोन, लास्ट में पार्टनर की कैपिटल पे की जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 8000 आपके पास कैश अवेलेबल है, तो इसमें कौन सा पहले या फिर किसको पेमेंट किया जाएगा। तो इसमें हम ऑर्डर के हिसाब से देखें तो हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं वो है 5000 के, तो पहले हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर बचेगा यहाँ पे 3000। तो 3000 बचा तो उसके बाद हमें पार्टनर्स का लोन पे करना है। लोन 5000 का है लेकिन हमारे पास अवेलेबल तो 3000 है, तो हम क्या करेंगे 3000 इसको पे करेंगे। तो पहला क्या होगा, क्रेडिटर्स 5000 और फिर मिस्टर एक्स का लोन 3000। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा सही नहीं है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के रिगार्ड में। तो पहला है, डेप्रिसिएशन इज एन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। Depreciation cannot be provided in case of loss in a financial year. Depreciation is process of allocation of cost of fixed assets over the lifetime of that assets. A reducing balance method of depreciation is followed to have a uniform charge for depreciation and repairs and maintenance together. तो इसमें जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन लिखा है कि कैन नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस। तो ऐसा तो नहीं होता है, चाहे आपके कंपनी में लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, डेप्रिसिएशन तो हमेशा ही हमें चार्ज करना होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग इज टू। अब यहाँ पे प्राइस लेवल चेंजेस अकाउंटिंग जो दिया गया है ये क्या है आपका, ये है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैच द फाइनेंशियल रिपोर्ट टू द करेंट प्राइस लेवल्स, इन्फ्लेट द वैल्यूज बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड फैक्टर प्राइस, प्रोवाइड अ फेवरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवीलिंग बेटर प्रॉफिट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मेन पर्पस यही होता है कि आपकी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट हो वो आपके करेंट प्राइस लेवल से मैच कर रही हो। ये बाकी के यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनरशिप ऑफ द गुड्स अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, जब एग्रीमेंट बनता है उसी टाइम पे वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे चाहे फर्स्ट, लास्ट या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाए तब हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। इसी जगह आपका अगर जो हायर परचेज सिस्टम होता तो वहाँ पे क्या होता है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यहाँ पे जैसे परचेज एग्रीमेंट आपका बन गया तुरंत ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है और हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा।
तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमने जो चीज़ें माइनस की हैं उसको प्लस करते हैं, और जो प्लस किया है उसको माइनस करते हैं, बैकवर्ड्स चलते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जैसे क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक, क्लोजिंग कैपिटल में क्या करते हैं हमने ड्राइंग्स माइनस किए होंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, और जो भी आपकी एडिशनल कैपिटल हमने लगाई है वो माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें लास्ट में दिख रहा है, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी देखें तो क्यों नहीं होगा, ये देख सकते हैं, यहाँ पे एडिशनल कैपिटल देखें, यहाँ पे प्लस किया गया है, ठीक है, और तो इसलिए ये नहीं होगा। और इधर देखिए यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल प्लस की गई है, और थर्ड में क्या है, फिर से एडिशनल कैपिटल प्लस की गई, तो ये आंसर्स आपके नहीं होंगे, ठीक है। एडिशनल कैपिटल माइनस होगी, ड्राइंग्स प्लस होगा, और ओपनिंग कैपिटल माइनस होगा, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following item is not shown in the receipt and payment account of an organization? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या चीज़ नहीं शो करनी है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें शो करते हैं कि जिस चीज़ का भी पेमेंट हम करेंट ईयर में कर रहे हैं, चाहे वो पिछले ईयर से रिलेट कर रहा हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा हो, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये शो होगा, करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी ये नहीं होगा, रिसीट ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर ये भी हो जाएगा आपका, प्रीपेड रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर ये भी कंसीडर किया जाएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे जो करेंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसका पेमेंट अभी हुआ नहीं है, तो ये आपका रिसीट एंड पेमेंट में नहीं शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन वॉयज अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। वॉयज अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, वो होगा हमारे शिपिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर रजिस्टर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013? इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती हैं? बैंकिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ये सारी ही कंपनीज रजिस्टर्ड होंगी, तो सही आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, ऑल ऑफ द अबव। What is the limit to the number of members in private company? प्राइवेट कंपनी में लिमिट क्या है, लिमिट यहाँ पे कौन सी पूछी जा रही है, मैक्सिमम लिमिट क्या है मेंबर्स की? तो मैक्सिमम लिमिट प्राइवेट कंपनी में 200 होती है, और मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम होती है 2। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है आपका, मिनिमम 7 होता है और मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है, ठीक है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल प्रोसेस ऑफ द कंपनी फॉर्मेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डायरेक्ट स्टेजेस। द सीक्वेंस इज, जब कंपनी फॉर्म होती है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं, तो उन 3 स्टेजेस का सीक्वेंस क्या होता है, पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन एंड देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर पहले प्रमोशन होता है, फिर कमेंसमेंट होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन होता है। तो इसमें सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले कंपनी का प्रमोशन होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, फिर होता है इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के बगैर बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per section 2 subsection 71 of the Companies Act 2013, a private limited company which is subsidiary of a public limited company shall be deemed as। अब ये सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की कोई सब्सिडेरी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, अब वो सब्सिडेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की है तो उसको भी हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मान लेते हैं, पब्लिक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, इसमें हमें क्या मैच करना है, ऑथराइज्ड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और शेयर। और एक कुछ स्टेटमेंट्स है, रिजर्व्स देयर प्रेफरेंस इन डिविडेंड, तो ये आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा। कॉल्ड अप ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी
तो ये रिजर्व कैपिटल होती है जो केवल लिक्विडेशन के टाइम पे ही कॉल्ड अप की जाती है। यूनिट ऑफ अ फिक्स्ड स्मॉल अमाउंट इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को हम जो स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, शेयर होता है। और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो मैक्सिमम कैपिटल जो लाइफ टाइम में एक कंपनी इशू कर सकती है वो आपका ऑथराइज्ड होता है। तो ये मैच कहाँ पे मिल रहा है, ए का है फोर्थ, 3 में है, ए का फोर्थ है। सेकेंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैच कर लीजिए, ए का फोर्थ है, बी का 1 है, सी का सेकेंड है और डी का थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच ₹7 हैज बीन कॉल्ड एंड 3 इज पेड हैज फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद। एक शेयर 10 रुपये का है, उसमें 7 रुपये कॉल्ड अप किए गए और 3 रुपये पेड अप हैं। ठीक है, 4 रुपये आपके फॉरफिट होंगे। तो ये फॉरफिट हो गए हैं, तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा वो किस अमाउंट से डेबिट होगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा। यहाँ पे कॉल्ड अप अमाउंट क्या है, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50,000 इक्विटी शेयर्स of ₹10 each were issued to public at premium of ₹2 per share payable on allotment। allotment में ये आपका प्रीमियम पेबल होगा। applications were received for 60,000 shares। amount of securities premium account will be 50,000 इक्विटी शेयर थे, इशू किए गए, 60,000 आपको एप्लीकेशंस मिले हैं और जो प्रीमियम पेबल था वो 2 रुपये का था, 10 रुपये के शेयर पे, वो भी अलॉटमेंट पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का अमाउंट कितना होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना अमाउंट होगा, 50,000 इंटू 2 1 लाख होगा। अब यहाँ पे 60,000 से मत कर दीजिएगा, 60,000 जो है वो एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जो इशू किया गया वो तो 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो अलॉट भी 50,000 होंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रीमियम मिलेगा वो 50,000 पे मिलेगा, 60 पे नहीं, तो 1 लाख हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड द सरप्लस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। अगर जो आपका री इशू किया है, री इशू फॉरफिट करने के बाद आपने कुछ शेयर फॉरफिट किए, फिर री इशू किया है, तो उस पर जो लॉस हुआ है वो फॉरफीचर से कम है, फॉरफीचर अमाउंट से। तो जो सरप्लस अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट्स शेयर आर इशूड टू। जो राइट इशू होता है शेयर का वो किसको इशू किया जाता है, राइट इशू होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब जो कंपनी के शेयर्स हैं वो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे, मार्केट रेट से कम रेट पे इशू किए जाते हैं, तो उनका राइट इशू कहलाता है, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बाईबैक ऑफ शेयर्स। बाईबैक के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बाईबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये तो सही है। अ स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड फॉर बाईबैक, बाईबैक के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना होता है। और जो बाईबैक लिमिट होती है मैक्सिमम पर ईयर वो कितनी होती है, 25% होती है, ये भी सही है। शेयर्स कैन बी पार्टली पेड अप, बाईबैक के लिए शेयर्स जो है वो पार्टली पेड अप नहीं हो सकते, ये फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following reserves is not available for issue of fully paid bonus shares? Fully paid bonus shares अगर इशू करने हैं तो इनमें से हम कौन से रिजर्व का यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कर सकते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कर सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व होता है रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की वजह से उसको हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए करेक्ट आंसर भी हमारा थर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द शेयर ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन आर कन्वर्टेड इनटू द शेयर ऑफ हायर डिनोमिनेशन विदाउट चेंजिंग द टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल,
कोई शेयर कैपिटल मान लीजिए 1 लाख की है, ठीक है, और ये डिवाइडेड है 10 रुपीज़ के शेयर्स में। अगर ये 10 रुपीज़ के शेयर्स में डिवाइडेड है, कितने शेयर्स हो गए, 10,000 हो गए। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर डिनोमिनेशन है 10 रुपये, इसको क्या करें, हम कह रहे हैं कि एक शेयर 10 का नहीं 100 का होगा, ठीक है। तो 1 लाख को ही हम क्या कर रहे हैं, शेयर प्राइस आपका 10 से हटा के हम 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, कैपिटल को चेंज नहीं किया है, सिर्फ शेयर के डिनोमिनेशन को चेंज किया है, स्मॉलर से हायर में किया है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। और अगर इसी जगह ये प्रोसेस उल्टा होता है आपका कि 100 रुपये के शेयर को हम 10 रुपये में कन्वर्ट कर रहे होते, तो वो आपका सब डिवीजन होता, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कंसोलिडेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए इनमें से हम किस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, या फिर प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें से आपके जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, इन सब का यूज़ हम कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर के रिडीम करने के लिए, लेकिन डिबेंचर्स के इशू से जो प्रोसीड्स मिली हैं उनका यूज़ हम प्रेफरेंस शेयर के लिए नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड acquired a machine of 6,60,000 from B Limited. A Limited discharged the consideration by issuing 12% debentures of ₹100 each at a premium of 10%. The number of debentures received by B Limited will be. अब यहाँ पे A Limited ने एक मशीन ली है B Limited से, वो है आपकी 6,60,000 की, ठीक। अब इसके लिए ए लिमिटेड ने क्या किया कि उसको डिबेंचर्स इशू किए हैं, 100 रुपये का डिबेंचर है, प्रीमियम पे इशू किया है 10%। तो 100 का 10% होगा 10 रुपये, तो आपका जो इशू प्राइस है वो कितना होगा, 110 रुपये डिबेंचर का होगा। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा जो बी लिमिटेड को मिला है, तो इसको 6,60,000 को आप 110 से डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा आपका 6,000 शेयर डिबेंचर्स, 6,000 डिबेंचर्स। अब यहाँ पे 6,000 तो कहीं है नहीं ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इज पेड ऑन। अगर आपने डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया है तो इंटरेस्ट किस पे किया जाएगा, आपने कोई लोन लिया होगा तभी डिबेंचर्स को हम कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किया होगा उस लोन के बदले में। तो आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो किस पे करेंगे, लोन पे करेंगे ना, डिबेंचर्स पे तो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो इंटरेस्ट इज पेड। अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया रहता तो वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे लोन का कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिबेंचर्स परचेज्ड इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड दे आर ट्रीटेड एज। अगर डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में परचेज किया गया है और इमीडिएटली आपने कैंसिल नहीं किया है तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, According to the Companies Act 2013, profit and loss statement of company is required to be prepared in the format given in. PL statement का जो फॉर्मेट है वो किस में दिया गया है, वो दिया गया आपका शेड्यूल 3rd पार्ट 2 में, ठीक। और ये जो पार्ट 1 है ये किसका फॉर्मेट है, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट इसमें दिया गया है, ठीक है। पार्ट 1 शेड्यूल 3rd में और पार्ट 2 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच अंडर व्हाट हेडिंग वुड फॉलोइंग आइटम्स इन लिस्ट ए अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी गिवन इन लिस्ट बी। यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए गए हैं लिस्ट ए में और लिस्ट बी में हेडिंग्स दी गई हैं, बताना है कि ये आइटम्स इनमें से किस हेडिंग के अंदर अपीयर होते हैं बैलेंस शीट में। गुडविल किसके अंदर होती है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। अनपेड डिविडेंड्स किस में होता है, आपका करेंट लायबिलिटीज।
प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है आपका करंट एसेट्स में, कॉल्स इन एरियर्स होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है आपका, ये होगा आपका थर्ड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the maximum remuneration rate on net profit computed as per section 198 if there is only one whole time director? अगर एक होल टाइम डायरेक्टर है कंपनी में और प्रॉफिट आपका सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है, तो उस प्रॉफिट पे कितने % का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन उस डायरेक्टर को अलाउड है? तो ये है आपका 5% अगर वन होल टाइम डायरेक्टर है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, यानी कि 2 या फिर 3 जो भी हैं, 2 या 3, अगर एक से ज़्यादा है होल टाइम डायरेक्टर्स हैं ये, तो इनको कंबाइनली 10% का रेम्यूनरेशन है मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, कि नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम 10% ही इनको रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, और वन होल टाइम डायरेक्टर के लिए 5% लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी विशेस टू पे डिविडेंड ऑन शेयर्स, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एक कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है शेयर्स पे, तो इसमें से किन चीज़ का यूज़ किया जा सकता है उस डिविडेंड देने के लिए? प्रीमियम ऑन शेयर्स है, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, फ्री रिजर्व्स। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। तो डिविडेंड देने के लिए हम जनरल रिजर्व और फ्री रिजर्व्स इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी और डी, थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल परचेज्ड डिस्काउंटेड बिकम NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इफ द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन। एक कोई बिल है जो परचेज किया गया है, अगर वो ओवरड्यू रह गया एक पीरियड के बाद तो वो NPA बन जाता है। लेकिन वो टाइम लिमिट क्या है NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने की? वो है आपका 90 डेज। अगर 90 डेज से ज़्यादा वो बिल ओवरड्यू रह गया तो वो NPA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया? इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर कौन है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म इज 35,000, द रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न्स इज 10%, द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयज इज 2,50,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइज्ड मेथड ऑफ प्रॉफिट? कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है आपको। एक्चुअल प्रॉफिट दिए गए 35,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स 10% है। इसको कैपिटलाइज कर लेंगे अगर हम 35,000 को, तो क्या होगा, कितना आंसर आएगा आपका? ओह सॉरी, 35,000 into 100 अपॉन 10, तो आ जाएगा आपका 3,50,000। और आपके जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितनी है? 2,50,000 है। इनको माइनस कर देंगे हम तो हमारा गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।